टॉपर बनने के लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। दिन में सबके पास 24 घंटे हैं, एक आम इंसान के पास भी और एक देश के प्रधानमंत्री के पास भी। जो फर्क है वो है कि आप समय का यूटिलाइजेशन किस प्रकार करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबकी प्यारी स्वाति मैम, जो आपको पढ़ाती हैं पॉलिटिकल साइंस। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको समझाने आई हूं कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लेकर आएं। पेपर में अब बस कुछ ही समय बचा है, लेकिन बाजी वही मार के जाएंगे जो इस कम समय को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक बच्चा 10 घंटे पढ़कर भी एडमिशन नहीं पा पाता, वहीं एक बच्चा है जो 2 घंटे पढ़ता है लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ता है और स्मार्ट स्टडी करता है और फिर बन जाते हैं वो टॉपर। कुछ इसी प्रकार के उदाहरण हमने CUET PG 2026 में भी दिए थे। लेकिन आज जो है मैं आपको रियलिटी बताने आ रही हूँ कि कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट वे क्या है किताबों को पढ़ने का, स्मार्ट वे क्या है नोट्स बनाने का, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और यहाँ मैं कोई भी कहानी आपको नहीं सुनाने वाली हूँ, यानी कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये होने वाली है रियलिटी चेक। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टॉपर्स डोंट स्टडी 10 आवर्स, टॉपर्स स्टडी स्मार्ट। टॉपर्स दिन के 10-10 घंटे नहीं पढ़ते। आप मेरे पिछले साल के बच्चों के साथ जो हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 रहे हैं, मोहित अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 10 रहे हैं, आकाश राणा, उसके अलावा हमने और कई सारे मल्टीपल AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंकर्स को दिया है। आप जब कभी भी उनका पॉडकास्ट सुनेंगे ना, हमेशा उन्होंने यही कहा है कि मैम हम कंसिस्टेंट बहुत थे। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन 10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, अगर दिन का 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे बाकमाल होने चाहिए। ऐसे कि वहां से कोई भी सवाल आ जाए बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो टॉपर्स डोंट स्टडी 10 आवर्स, दे स्टडी स्मार्ट। और ये स्मार्ट वे क्या होता है स्टडी करने का, स्मार्ट वे क्या होता है पढ़ाई करने का, जिसमें कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें रिटेन हो पाती हैं, उसी का फॉर्मूला आज हम लोग इस वीडियो में क्रैक करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्मार्ट होता क्या है। यानी कि जब भी हम कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, तो ये स्मार्ट स्टडी होती क्या है। हर बच्चा उसी किताब को पढ़ रहा है, हर एक बच्चे के पास वही NTA का ऑफिशियल सिलेबस है जो आपके पास है, तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। लेकिन स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंशिएशन हम आज समझेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सारे शब्दों को समझते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी की, तो उससे मेरा मतलब क्या होने वाला है। S का मतलब होता है सेलेक्ट वाइजली, यानी कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आता है। अब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत थी जब मैं भी अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो 1500 पेजेस की किताबों का मैं टारगेट लेती थी कि मुझे 4 दिन में ये पूरी किताब पढ़नी है। लेकिन जब तक मैं उस 1500 के लास्ट पेज पर पहुंचती थी, मैंने पिछले किताब में क्या पढ़ा है, पिछले जो पेजेस मैंने पढ़ लिए 1400 1450, उनमें मैंने क्या पढ़ा है वो मुझे नहीं पता, वो मैं भूल जाती थी। इसका मतलब आपको क्या करना है, सिलेक्ट वाइज करना है, सिलेक्टिवली टॉपिक्स को पढ़ना है। आपको इसके लिए चाहिए होगा एक मेंटोर, जो मेंटोर आपको बताए कि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप खुद से भी प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। पूरे सिलेबस में हर एक यूनिट में से आपको टॉपिक वाइज उनको टिक लगाना है किताब में से, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, और एनालाइज करना है कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया था। अपने को सिर्फ उतना ही पढ़ना है। अगर कभी आगे समय मिला तो हम इसको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे, ऐसा खुद से प्रॉमिस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल पॉइंटर वाइज भी नहीं, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको उस एक टॉपिक की होनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं M का मतलब होता है मेक माइक्रो नोट्स। तो हर एक चैप्टर को इतने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए कि आपको वो चैप्टर, आपको पूरा कंसेप्ट इतने बेहतरीन तरीके से आता हो कि पूरा एक पेज में वो कवर अप हो जाए। इसका मतलब जब अगर एक यूनिट में आपके 10 टॉपिक होंगे तो 10 पेज में रिवीजन के समय में वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक ही पेज पे आप उनको पॉइंटर वाइज लिख सकते हैं, आप उनको साइक्लिक डायग्राम के थ्रू लिख सकते हैं, तो वो नोट्स बनाने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एनालाइज एंड रिवाइज। जब कभी भी आप किसी भी सिलेबस के टॉपिक को पढ़ रहे हो तो एनालाइज करना है कि वहां से सवाल बन किस प्रकार का रहा है। अगर मैं WPT का कोई थिंकर पढ़ रहा हूं तो इस थिंकर में से पहले मैं ये समझ लूं कि सवाल किस तरीके का आ रहा है।
क्योंकि अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि सवाल किस तरीके का आ रहा है तो मैं भले कितना ही क्यों ना पढ़ लूं, अगर उस पूरे टॉपिक में से कोई एक सवाल आ रहा है जो मुझसे नहीं बन रहा तो मतलब टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो एनालाइज करना है और रिवाइज करना है। हर एक टॉपिक के बाद, हर एक यूनिट के बाद क्वेश्चंस लगाने हैं, उस क्वेश्चन में जो दिक्कत आती है फिर उसको रिवाइज करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है। आगे आता है आर, यानी कि रिलेटेड कंसेप्ट। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके पढ़ना है। जैसे कि आपके एग्जाम में कई बार बुक्स एंड थिंकर्स पूछे जाते हैं डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट्स में, तो बच्चे उनको डिक्शनरी की तरह पूरा रट लेते हैं, एक जगह पर लिख लेते हैं पूरे सिलेबस के बुक्स एंड थिंकर। ऐसे करोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ कंप्यूटर। तो आप कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके पढ़ें। मान लो कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस का एग्जांपल लें, अगर आप वहाँ रियलिज्म पढ़ रहे हो तो रियलिज्म के साथ में ही आपको उसके सारे किताब और सारे थिंकर्स को पढ़ लेना है। ऑफेंसिव जब पढ़ रहे हो तो ऑफेंसिव में कौन सा थिंकर आ रहा है उसकी किताब कौन सी है, डिफेंसिव पढ़ रहे हो तो डिफेंसिव में कौन सा थिंकर आ रहा है उसकी किताब कौन सी है। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को आपस में रिलेट करके पढ़ना है। और अधिकतर आपके सिलेबस में कई सारी यूनिट होती हैं जो आपस में इंटर रिलेट करती हैं, तो आपको सेपरेटली ना पढ़ के जब आप किसी ऐसी यूनिट को पढ़ रहे हो जो आपस में रिलेट करती है, तो ऐसे में आपकी प्रीवियस वाली यूनिट के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं। अगला है टाइम मैनेजमेंट, द मोस्ट एफिशिएंट चीज। अगर ये नहीं हुआ ना तो इन सब का कोई मतलब नहीं बनता। टाइम मैनेजमेंट यानी कि कम समय में फोकस्ड स्टडी करनी है। अगर 2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो, 2 घंटे किसी मित्र से बात नहीं करनी, किसी घर वाले की आवाज नहीं सुननी, कोई सोशल मीडिया नहीं चलाना। जब मैं पढ़ती थी तो मेरा फोन मुझसे दूर होता था, या तो वो डीएनडी मोड पे होता था या एयरप्लेन मोड कह लीजिए, या फिर मैं अपने सारे नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखती थी। मान लो कि मुझे फ़ोन से ही कोई काम पड़ रहा है, मैं फ़ोन से ही पढ़ रही हूँ, तो मेरा फ़ोन फोकस मोड पे हो जाता था, जिसमें कि सारे नोटिफिकेशन म्यूट हो जाते हैं, सारे कॉल्स म्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखना है। सोशल मीडिया बून और बेन कुछ भी कन्वर्ट हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन द यूजेज कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट यानी कि हमेशा आपको एक टाइमर सेट करके बैठना है कि ये कंसेप्ट मैंने 2 घंटे में से कितने मिनट्स में कवर अप किया और उसके बाद मेरा कितना समय बचा है। और जब कभी भी बेड पे जाते हैं तो रोज खुद से एक सवाल पूछना है कि आज मैंने कितना कदम अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ाया है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो खुद को शाबाशी देकर सोइए, और अगर नहीं तो खुद पर कल से डबल मेहनत करने का पनिशमेंट दीजिए कि जो यूनिट मैंने आज छोड़ दी है वो मुझे कल वाली के साथ ही कंप्लीट करनी है, तब बेड पर सोना है, तब चैन की नींद मुझे आएगी। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जब होता है ना तो आपके दिमाग में भी घड़ी की टिक 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 चलती है, और तब आपको पता चलता है कि आपने कितना समय बर्बाद किया और कितना यूटिलाइज किया। अगर 2 घंटे पढ़कर भी कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है, इसका मतलब आपने उसे फोकस्ड स्टडी नहीं करा। तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपकी क्या हो पाती है, फोकस्ड स्टडी हो पाती है। आगे बात कर लेते हैं स्टेप्स की। तो स्टेप 1 होगा आपका सिलेबस को डिकोड करना। यानी कि आप लोग क्या करते हो ना, सिलेबस में जो सामने लिखा हुआ है समझते हो सिर्फ यहीं से सवाल आएगा। एनटीए वाले इतने बेवकूफ नहीं है कि परोस के दे देंगे कि भैया ये पढ़ के आना, इसमें से सवाल आएगा। उस सिलेबस के अंदर बहुत सारे अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं, थिंकर होते हैं, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है, वो सारी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको मेंटोर्स की ज़रूरत होती है जो आपको यूट्यूब पे हमारे जैसे चैनल से बखूबी तरीके से मिल सकते हैं। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आपको थोड़ा डबल डाउन मेहनत करना पड़ेगा। सारे टॉपिक्स को खुद से लिखना होगा, प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करना होगा, टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करना होगा। तो टॉपर्स में स्ट्रैटेजी जो है आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज हमारे चैनल पे मिल जाएगी। सब्जेक्ट 2 यानी कि स्टेप 2, वेटेज का एनालिसिस करना है। यानी कि अंधों की तरह हर एक यूनिट को बराबरी का दिन नहीं देना। जो यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं, उसको कम समय में ना करके अच्छे से उसको टाइम दीजिए। इसका मतलब अगर वहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं तो भले ही मेरा उसमें एक आधा दिन एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए, लेकिन जो भी सवाल आएगा मैं सारे अटेम्प्ट करके आऊँगा। ठीक है, ऐसा प्रॉमिस खुद से करना है। और जिस यूनिट से कम सवाल आते हैं उसे कम समय में करने की कोशिश करिए। तो गधों की तरह गधा मजदूरी नहीं करनी है। 8 यूनिट के लिए सेम तरीके का टाइम नहीं निकालना। वेटेज के अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स को टाइम देना है कि किस यूनिट को ज़्यादा समय चाहिए, किस यूनिट के मुझे ज़्यादा प्रश्न प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। स्टेप 3 एंड द फाइनल स्टेज, अवॉइड रैंडम थिंग्स। अब हर कोई टीचर आपको ये तो बता देता है कि क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना, ये क्या करना है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पता होना। तो यानी कि रैंडम थिंग्स नहीं पढ़नी। मान लो कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जस्टिस,
जस्टिस आपने मेरी वीडियो से भी देखा, फिर जस्टिस आपने किसी और चैनल से भी देखा, फिर जस्टिस आपने किसी और चैनल से देखा। तो जितने में आप 3 कंसेप्ट को समझ सकते थे, उतने में आपने एक कॉन्सेप्ट को समझने में 3 घंटे निकाल दिए। यही फर्क होता है, ठीक है। तो रैंडम थिंग्स को नहीं पढ़ना कि आज मेरा जस्टिस पढ़ने का मन कर रहा है, कल मेरा आईआर पढ़ने का मन कर रहा है। स्ट्रैटेजी बनानी है, टाइम टेबल बनाना है कि इतने यूनिट को मैंने इतना दिन दिया है तो मैं सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ूंगा, ठीक है। रैंडम थिंग्स नहीं पढ़नी है। एंड अवॉइड गोइंग ऑन मल्टीपल सोर्सेस को जितना कम करोगे, जितनी फोकस स्टडी करोगे, उतना टाइम बचेगा और उतने ज्यादा टॉपिक्स आपके कम समय में कवर हो पाएंगे। 80-20 फॉर्मूला, तो ये 80-20 फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। आपका 80% एग्जाम उन 20% टॉपिक से हो जाता है जो हर साल रिपीट होते हैं। तो ये 20% जो है सिलेबस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स या फिर थिंकर या इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है, जो बार बार हर साल किसी ना किसी नए तरीके से पूछा जा रहा है। तो अगर आपका दिमाग इस 80-20 के फॉर्मूले को डिकोड कर लेता है तो आप एग्जाम में एक्सीलेंस जरूर करेंगे और आपको एग्जाम में एक्सेल करने से कोई नहीं रोक सकता। तो 80-20 का फॉर्मूला बेटा तभी पता चलता है जब आपने प्रॉपरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, हर एक क्वेश्चन के इवन ऑप्शंस तक को देखा है। बिकॉज प्रीवियस ईयर करने का मतलब सिर्फ सवाल करने से नहीं है। प्रीवियस ईयर करने का मतलब है वहां पे आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शंस ऐसे क्यों दिए गए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है और जो ऑप्शंस गलत थे वो इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि सवाल वहां से भी आ सकता है। ये होता है परफेक्ट वे ऑफ एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 80-20 फॉर्मूला। आगे चलते हैं कि स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है। जब मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूं कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो सबसे पहले आपको स्टेप्स ही नहीं समझ आते कि मैम करना क्या है। तो कुछ तो सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, अब मैं आपको स्मार्ट वे बताती हूँ कि मान लो आप अपने XYZ जो भी आपका सिलेबस है उसका टॉपिक लेकर बैठे हो, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी यूनिट, कोई भी टॉपिक शुरू होने से पहले उसके प्रीवियस ईयर को पहले देख कर आओ, ठीक है। होता क्या है ना, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो, है ना, तो मूवी देखने से पहले हम सबके लिए टीजर आता है। क्यों? क्योंकि टीजर की क्लिप्स देखकर हमें एक आइडिया लगता है कि मूवी में क्या होने वाला है। उसके बाद अगर टीजर बहुत अच्छा होता है तो हमें मूवी देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, और अगर हम बिना टीजर के गए होते हैं तो हम बहुत ही गुल माइंड से जाते हैं कि वी आर जस्ट गोइंग फॉर द फन, मुझे नहीं पता मूवी किस बारे में, मैं तो बस देख कर आ जाऊंगा, ठीक है। और अगर आप टीजर देख के जाते हो तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल नेक्स्ट होती है कि मुझे टीजर बहुत अच्छा लगा था, शायद मूवी और भी बढ़िया होगी, है ना, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्लिप्स थे। ये माइंड जो है आपका साइकोलॉजिकली वर्क कर रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर को ऑलरेडी देख के जाओगे तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे होगे तो यू कैन इंस्टेंटली रिमाइंड कि यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, और वहां पे आप PYQ लिख दोगे। तो जब कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पेन से, पेंसिल से हमेशा उसके ऊपर लिखो कि यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगर आप टैब से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, वहां पर भी लिखो कि यहाँ से PYQ आया है। PYQ आने का मतलब एग्जैक्ट लाइन का आना नहीं होता, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी अगर आया है। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा रीड, यानी कि PYQs आपने देख लिए उस यूनिट के, अब आपको कंप्लीट सिलेबस को रीड करना है। जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, चाहे आप कोर्सेज के मतलब कोर्सेज में हैं हमारे तो आप नोट्स को पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप किताब को पढ़ सकते हो। देन रिवाइज करिए, यानी कि सारे क्वेश्चंस को देखिए, MCQs को प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे सवालों को आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। एंड देन लास्ट में प्रैक्टिस करना है पूरे यूनिट का, ठीक है, और उसके बाद रिपीट करना है सेम प्रोसेस विद द अदर यूनिट एज वेल। ये होता है स्मार्ट स्टडी का रूटीन। सिर्फ गधों की तरह कोई भी रैंडम टॉपिक खोल के किसी भी दिन नहीं पढ़ना, क्योंकि आपका कॉलेज भी साथ में चल रहा है। यू हैव टू हैंडल योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस एज वेल। तो अप्रोच को जितना सिंपल, जितना सॉर्टेड रखोगे, एग्जाम में उतनी ही ज्यादा मदद होगी और उतना ही स्ट्रेस कम होगा सिलेबस को कंप्लीट करने में, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू मेक द नोट्स। तो नोट्स जो है ना, मुझे लगता है कि नोट्स कोई आपको सिखा नहीं सकता। मेरे से सबसे कॉमन सवाल जो बच्चे पूछते हैं वो यही है, मैम नोट्स कैसे बनाएं।
नोट्स बनाना कोई नहीं सिखा सकता। नोट्स वो होते हैं जो आप अपनी खुद की भाषा में बनाते हैं। अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट पूरा 1 घंटे में समझाया है जस्टिस का, तो आप उसे अपनी भाषा में 1 पेज में उतार कर कैसे लेकर आ रहे हो, वो नोट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंटर्स लिख देती हूँ कि नोट्स बेसिकली आपको बनाने कैसे होते हैं। नोट्स हमेशा आपके पॉइंटर्स के फॉर्म में होने चाहिए। जैसे कि ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, ये आपके बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोट्स को बनाना है। अगर मैं पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़ा रही हूं और अगर आप भी पैराग्राफ ही लिख दे रहे हो तो वो नोट्स नहीं कहलाते। नोट्स में हमेशा आपको फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस रखना है, बिकॉज ये आपका MCQ बेस्ड पेपर है एंड द रियलिटी इज कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट कई बार दिमाग में होता है लेकिन उससे रिलेटेड फैक्ट हम भूल जाते हैं। ठीक है, यूज डायग्राम्स फॉर इजी एक्सप्लेनेशंस। अगर कोई भी चीज आपस में इंटर रिलेट कर रही है तो उसके डायग्राम्स को बनाइए। डायग्राम्स का मतलब यहाँ पे हार्ट वाले स्ट्रक्चर्स की तरह नहीं है। डायग्राम का मतलब है कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा जस्टिस। ठीक है, अब जस्टिस कौन कौन से थिंकर ने दिया है, यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। मैंने लिख दिया भाई एरिस्टोटल का भी जस्टिस का कंसेप्ट है, मैंने लिख दिया भाई प्लेटो का भी जस्टिस का कंसेप्ट है, और मैंने लिख दिया जॉन रॉल्स का भी जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लिखा कि एरिस्टोटल का जस्टिस क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। प्लेटो का जस्टिस क्या कहता है, जॉन रॉल्स का जस्टिस क्या कहता है, उसके जस्टिस के कौन से प्रिंसिपल्स हैं। दिस इज द वे ऑफ मेकिंग द नोट्स। इस प्रकार आपको डायग्राम्स के थ्रू शॉर्ट में, देख रहे हो इसमें मेरी अलग अलग से पूरा 1-1 घंटे का लेक्चर है, लेकिन इस छोटे से डायग्राम के थ्रू आप इस एक ही पन्ने पे पूरे जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो। फिर नीचे ही उनकी आपने यहाँ पे ऐसे बुक्स का टैग डाल दिया और यहाँ पे इसकी किताब, इसकी किताब, इसकी किताब, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको नोट्स बनाने होते हैं। डायग्राम्स के अलावा यहाँ पे आप कुछ शॉर्ट कीज का यूज कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट कीज का यूज कर सकते हो। मान लो आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। मान लो आपको आसियान के मेंबर याद नहीं हो रहे हैं या फिर किसी का एस्टैब्लिशमेंट डेट या ईयर याद नहीं हो रहा, उसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो। जैसे कि मैंने सार्क का बना रखा है आपके लिए 3 की पावर S, है ना, वो 3 की पावर 8, जिसमें कि 8 दिसंबर 1985 और 8 मेंबर हैं। तो इस 3 की पावर 8 से बच्चे कभी भी सार्क के बारे में नहीं भूलते। ऐसे आप खुद के शॉर्ट टर्म्स बना सकते हो। मैंने रिवर्स का आपको पढ़ा रखा है ना, CGIN RBS, चेनाब झेलम इंडस, है ना, रवि ब्यास सतलुज। तो ऐसे मैंने रिवर्स आपको याद कराई हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे कॉन्सेप्ट को कम से कम शब्दों में और बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लिख रहे हो, वो नोट्स होते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स वही हैं जो आप अपनी खुद की भाषा में बनाते हैं। और नोट्स में हमेशा आपको 3 लिस्ट मेंटेन करनी है। एक है आपका PYQs, यानी कि बार बार जो रिपीट हो रहे हैं टॉपिक। एक आपको बनानी है जो आपके डिफिकल्ट यूनिट है, और एक आपको बनाना है फैक्ट्स का शीट। ठीक है, तो PYQs में जो आपकी बार बार रिपीट टॉपिक हो रहे हैं, डिफिकल्ट में जो आपके डिफिकल्ट लग रहे हैं वो वाले, ताकि लास्ट में आपको पता चल सके कौन से डिफिकल्ट लग रहे हैं, और फैक्ट में जो भी आपके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेट है, ईयर है, किताबें हैं। सो दिस इज द वे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को जो है आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी कि कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें, स्मार्ट स्टडी क्या होती है वो पता चली होगी। तो अगर आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपको इसी प्रकार से गाइड करता रहे, हर एक टॉपिक बताए कहाँ से प्रीवियस ईयर सवाल आया है, कहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं on swati.yadav@adda247.com। We have different batches। हमारे पास साइंस, मैथ्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। MBA कंप्यूटर साइंस, हर एक बैच में बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे रैंकर्स दिए हैं, और पॉल साइंस में तो ऑल इंडिया रैंक की कमी ही नहीं है। ठीक है, तो आप जो है किसी भी बैच, किसी भी बुक, किसी भी मॉक टेस्ट वगैरह को परचेज करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं मेरा swati30। ठीक है, बाकी द बेस्ट वे टू एनरोल इज, आप इस ईमेल आईडी पर सेंड करेंगे मुझे अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड बैच या फिर सब्जेक्ट नेम। अगर आपको अपने बैच का नाम पता है, जैसे मेरे बैच का नाम नीव सुप्रीम है, अगर नहीं पता तो आप अपने सब्जेक्ट का नाम।
ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में लिख देना कि वी वांट टू गेट एडमिशन क्वेरी है हमें, तो नेम कॉन्टैक्ट नंबर बैच में भेज देना। आई विल टेल यू ऑल द प्रोसीजर और कैसे बेस्ट प्राइस पे एनरोल करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए एंड कॉमेंट में लिख के बताइए कि वीडियो से आपका फेवरेट पार्ट क्या था। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।